नमस्कार दोस्तों। इस समय अगर आप यूक्रेन के साथ नहीं हैं, इसका मतलब साफ है कि आप रशिया के साथ हैं। कुछ वैसा ही आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या हुआ था कि यूएनएससी के अंदर, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर्स, आपको पता होगा, तो इनके बीच में यहां पर वोटिंग होनी थी और ये वोटिंग होनी थी रशिया के खिलाफ। रशिया को बोला जा रहा था कि आप जो भी कुछ कर रहे हो यूक्रेन में, आप उसको तुरंत इमीडिएट बेसिस पर खत्म करिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर होती है। अब क्योंकि रशिया भी 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक है, तो उसने तुरंत यहां पर वीटो लगाकर इस रेजोल्यूशन को खारिज कर दिया था। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली कि कौन से मेंबर्स यहां पर यूक्रेन के सपोर्ट में थे, कौन से यहां पर रशिया के सपोर्ट में थे। तो भारत क्या हुआ है कि भारत ने तो एब्सटेन कर लिया है, मतलब कि वोट यस या नो में नहीं किया है, एब्सटेन कर लिया है, मतलब वोट को नहीं डाला है। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि भारत एक प्रकार से रशिया के साथ खड़ा हुआ था। यहां पर आप इनफैक्ट देख भी सकते हो कि जब यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने गुहार किया था पीएम मोदी से कि आप रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करिए, लेकिन उसके बाद यहां पर उन्होंने डिससैटिस्फैक्शन जताया और यह कहा कि भारत का जो पोजीशन है, हम उससे डिससैटिस्फाइड हैं। तो इससे साफ दिख रहा है यहां पर कि कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है भारत के ऊपर, वो बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करेंगे। जो भी कुछ हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं, ध्यान रखिएगा अगले 2 से 3 दिन में यहां पर डबल वैलिडिटी आपको मिलने वाली है बाय यूजिंग द कोड अंकित 33। यहां पर 33% का फ्लैट डिस्काउंट प्लस जितने वैलिडिटी का आप लोगे, 1 साल का वो 2 साल हो जाएगा, 2 साल का 4 साल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है। सैटरडे की बात है, भारत ने यहां पर यूएस के द्वारा स्पॉन्सर्ड एक रेजोल्यूशन लाया गया था यूएनएससी के अंदर, वहां पर एब्सटेन कर लिया है, मतलब कि वोट नहीं डाला है। और बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो एक मेन कारण यह है कि रेजोल्यूशन के अंदर काफी स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में रशिया के खिलाफ बोला गया था। रशिया जो भी कुछ कर रहा है यूक्रेन के अंदर, उसके खिलाफ यहां पर एक रेजोल्यूशन लाया गया था। तो भारत ने कहीं ना कहीं इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया। मतलब यूएस चाहता था कि सपोर्ट करे भारत, लेकिन भारत ने सपोर्ट नहीं किया। भारत का कहीं ना कहीं यह कहना था कि जो डायलॉग है उसके माध्यम से ही हमें ये सारी चीजें सुलझानी चाहिए। अब क्वेश्चन यहां पर यह आएगा सबसे पहले कि ये रेजोल्यूशन लाया किसके द्वारा गया था। देखिए यूएनएससी के अंदर ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है, इसको प्रेजेंट किया गया था यूएस और अल्बानिया के द्वारा, और इसके साथ कई सारे और भी देश थे जिन्होंने को स्पॉन्सर्ड किया था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, बहुत सारे देशों ने यहां पर इसको को स्पॉन्सर किया था और एक प्रकार से रशिया के खिलाफ यह रेजोल्यूशन लाया गया था। अब क्वेश्चन यह है कि इस रेजोल्यूशन में रशिया के खिलाफ क्या बोला गया था। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो, इसके अंदर बेसिकली बार बार यही की जा रही थी कि जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं, जो सॉवरेनिटी का क्वेश्चन होता है, जो इंडिपेंडेंस होता है, यूनिटी होती है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है यूक्रेन की, उसको यहां पर रशिया मेंटेन करे, रशिया उसका उल्लंघन ना करे, ऐसा इस रेजोल्यूशन के अंदर लिखा हुआ था। इसके अलावा बताया गया कि रशिया शैल इमीडिएटली सीज इट्स यूज ऑफ फोर्स, जो भी कुछ फोर्स यूज कर रहा है यूक्रेन के अंदर उसको इमीडिएट बेसिस पर खत्म कर दे, ऐसा रेजोल्यूशन का कहना था। फर्दर आप देख सकते हो इसके अंदर यह भी बोला गया कि जो 2 रीजन को यहां पर इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया गया था रशिया के द्वारा, उसको भी वापस ले। मतलब आपको याद होगा रशिया ने सबसे पहले क्या किया था, जो लुहांस्क और जो डोनेस्क का ये जो रीजन है, डॉनबास रीजन जिसको कहा जाता है, इन दोनों रीजन को यहां पर इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर डिक्लेयर कर दिया, मतलब यूक्रेन को डिवाइड कर दिया एक प्रकार से। तो ये जो डिसीजन है रशिया का, उस डिसीजन को भी रशिया वापस ले, ऐसा यहां पर इस रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो लिखा हुआ था। अब क्वेश्चन आएगा कि भारत ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर यूएस और बाकी की जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो काफी ज्यादा बोल रहे थे कि भारत को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो भारत का यह कहना था कि काफी हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है रशिया के खिलाफ। ऑल्दो यहां पर मैं आपको बता दूं कि रशिया का जो भी एक्शन चल रहा है यूक्रेन के अंदर, भारत ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में उसके खिलाफ भी बोला है, लेकिन एक प्रकार से यहां पर भारत ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया। इट वांट्स बेसिकली एक फाइन जो बैलेंस है उसको बनाकर चलना चाहता है, जिसके बारे में मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगा। लेकिन आप यहां पर देख सकते हो कि भारत ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट क्यों नहीं किया, इसको लेकर एक प्रॉपर जो डिटेल में जानकारी होती है वो यहां पर दिया गया था
टीएस तिरुमूर्ति, जो कि एम्बेसडर हैं टू द यूएन, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके द्वारा यहां पर ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया था। और इसके अंदर आप देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए। सबसे पहला बोला गया है कि इंडिया इज डीपली डिस्टर्ब, जो भी कुछ हो रहा है यूक्रेन के अंदर, भारत काफी डिस्टर्ब है। लेकिन कहीं पर भी आपको ना रशिया का नाम यहां पर नहीं मिलेगा। मतलब एक प्रकार से रशिया के द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा है उसको लेकर भारत कुछ बोल तो रहा है, लेकिन रशिया का डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा हमने ये कहा कि तुरंत वायलेंस खत्म होना चाहिए, कई सारी जो ह्यूमन लाइफ्स हैं वो नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो रह रहे हैं वहाँ पर, उसका भी हमें ख्याल रखना है। फर्दर हमने ये कहा कि जो यूएन चार्टर के अंदर सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको हमें मेंटेन करना चाहिए, और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सभी मेंबर स्टेट्स को ऑनर करने चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली हम बोल तो रहे थे रशिया को मेंटेन करना चाहिए, लेकिन रशिया का जिक्र हमने कहीं पर भी नहीं किया इस पूरे स्टेटमेंट में। इसके अलावा यहां पर जो डायलॉग है यही एक समाधान है। एंड भारत ने एक और चीज बोली कि जिस प्रकार से डिप्लोमेसी को गिवन अप कर दिया गया था, मतलब अभी जो भी कुछ हुआ इसमें डिप्लोमेसी का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो काफी ज्यादा रिग्रेटफुल है। और इन सभी कारणों की वजह से फाइनली भारत का यही कहना था कि हमने यहां पर जो रेजोल्यूशन है उससे हम एब्सटेन कर रहे हैं। तो एब्सटेन करने का मतलब साफ दिख रहा था कि भारत यूक्रेन के खिलाफ गया और रशिया के साथ गया एक प्रकार से, क्योंकि इस समय कोई भी ऐसा देश नहीं है, इनफैक्ट चाइना भी ऐसा नहीं है कि जो रशिया के समर्थन में वोट डाला होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ रशिया है जिसने वीटो लगा दिया, मैं आपको और बताता हूं आगे। लेकिन क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले आएगा कि क्या ये जो भारत के द्वारा एक्सटेंशन किया गया, क्या ये सरप्राइज है? देखिए मुझे नहीं लगता सरप्राइज है ये किसी प्रकार का, क्योंकि अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो हमने कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है वेस्ट और रशिया के बीच में। इनफैक्ट 31 जनवरी की बात है, 20-25 दिन पहले, जब यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर फिर से वोट डाला गया था, और उस वोटिंग के अंदर यह बेसिकली कहना था कि क्या हम यूक्रेन को लेकर डिस्कशन चाहते हैं कि नहीं। तो भारत ने अगेन यहां पर एब्सटेन कर दिया था। तो जो हमारा पोजीशन है उसको हमने बरकरार रखा है, लेकिन हां ये आप कह सकते हो जो हमारा टिल्ट है वो कुछ हद तक रशिया की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस समय है। इसके अलावा आप क्वेश्चन यह आएगा कि जो भी वोटिंग हुई यूएनएससी के अंदर, इसका परिणाम क्या निकला? देखो इसमें यही है, रशिया ने वीटो लगा दिया। अब परमानेंट मेंबर है रशिया, तो वो तो वीटो लगाएगा ही लगाएगा, ये तो सबको पता था। लेकिन यहां पर जो चाइना है उसने भी एब्सटेन किया, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एब्सटेन किया। मतलब कि यहां पर वीटो लगाया रशिया ने, 3 मेंबर्स ने, भारत, चाइना और यूएई ने यहां पर एब्सटेन कर दिया, और बाकी के जो 11 मेंबर बचे यूएनएससी के अंदर, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, उन्होंने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट डाला। लेकिन क्योंकि रशिया ने वीटो डाला था, यह रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। तो इनफैक्ट यहां पर बार बार क्वेश्चन यह भी उठ रहा था कि चाइना का यह जो कदम था क्या वो सरप्राइजिंग था? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 31 जनवरी को जब भारत ने एब्सटेन किया था उस समय चाइना ने रशिया का पूरा साथ दिया था। लेकिन ये आज जो वोट डाला गया है उसमें यहां पर चाइना ने एब्सटेन किया, मतलब कि अगेन पूरी तरह से समर्थन नहीं दिखाया रशिया के साथ। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, आप कह सकते हो। लेकिन क्वेश्चन यहां पर एक और आएगा कि क्या भारत के ऊपर किसी प्रकार का डिप्लोमेटिक प्रेशर था? बिल्कुल था। यहां पर आप देखोगे तो जब ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाया गया था यूएनएससी के अंदर, उसके पहले अगर आप देखिए तो भारत एक डिप्लोमेटिक बाइंड में पड़ गया था कि क्या वो वेस्टर्न पावर के साथ जाए या रशिया के साथ जाए। एस जयशंकर साहब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने यहां पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया दोनों देश के साथ, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर, जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, दोनों के साथ यहां पर बातचीत की, और दोनों लोग भारत को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उनका साथ दें। लेकिन यहां पर आप देख पाओगे अगेन भारत बार बार यही इंसिस्ट कर रहा था कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही हमें इस क्राइसिस को सुलझाना चाहिए। इनफैक्ट इसके अलावा भी आप देखिए, जैसे ही जो रशियन ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन की कैपिटल तक पहुंच गई, कीव, वहां पर भी आप देख सकते हो जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं तुरंत उन्होंने भारत से बातचीत की, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से बातचीत की और सिचुएशन के बारे में जानकारी दिया। इसके अलावा फ्राइडे की बात है, कई सारे जो एम्बेसडर्स हैं यूरोपियन कंट्रीज के, वो न्यू दिल्ली में एक साथ आए और उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई यूक्रेन के साथ लेकर कि जो भी अटैक किया जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ जो है वो सही नहीं है। एक दिन पहले भी यहां पर ब्रिटिश और यूरोपियन यूनियन फॉरेन मिनिस्टर्स ने बातचीत किया जयशंकर के साथ। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज काफी लगे हुए थे, कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत बिल्डअप हो गया था भारत के ऊपर। लेकिन क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस समय
रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। भले ही पहले जैसा रिलेशन नहीं रहा है रशिया के साथ भारत का, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो आज भी जिस पोजीशन पर, जो ज्योग्राफी अगर आप देखोगे हमारी, जिस तरह से हम घिर रखे हैं, चाहे वेस्ट में पाकिस्तान है, ईस्ट में चाइना है, तो कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस बनाकर चलना ही चलना था, और इसी की वजह से भारत के द्वारा यह जो डिसीजन लिया गया है। तो हम भारत के इस डिसीजन को किस तरह से देख सकते हैं? अगेन, भारत ने जो कंसिस्टेंसी है, स्टेटफास्ट है, बैलेंस पोजीशन है, उसको बरकरार रखा है, और हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो कंसर्न पार्टीज हैं उनको नेगोशिएटिंग टेबल पर आना चाहिए, और एब्सटेन करके भारत ने जो एक ऑप्शन है ना कि हम कभी भी दोनों देश से रीच कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उस ऑप्शन को कहीं ना कहीं अभी हमने खुला रखा है, और डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से चीजें सुलझ जाएं, ऐसा ही हम कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखोगे ये जो रेजोल्यूशन लाया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इसमें और भी कई बड़े कदम शायद उठाए जा सकते थे रशिया के खिलाफ, लेकिन वो अभी के लिए रहने दिया गया था। तो देखना होगा कि फर्दर अब क्या होता है। देखो, यूएन के अंदर तो कुछ हो नहीं सकता, बार बार यही चर्चा हो रही है कि यूएन एक मतलब एक ऐसी बॉडी बन गई है जिसका कोई बहुत वजूद नहीं है, बस एक नाम के लिए, क्योंकि जब जहां पर भी, चाहे अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस हो, यूक्रेन वाला क्राइसिस, कहीं पर भी यूएन का आपको सब्सटैंटिव रोल देखने को नहीं मिलेगा। देखते हैं, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से भारत का जो भी पोजीशन था वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यूएनएससी के अंदर यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं यूएनएससी के बारे में, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और उसका सही उत्तर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज द कोड अंकित 33, क्योंकि यहाँ पर 33% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको देखने को मिलेगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।